निर्माण होता है, माने कुछ नया चीज अगर बन जाता है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई नया चीज ना बने, जो पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था में से परिवर्तन हो कुछ, लेकिन नया चीज ना बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल का बात करते हैं, आप 2 पेज लीजिए, एक पेज को फाड़ दीजिए, जितना मन होगा उतना एकदम फाड़िए, पूरा गुस्सा निकाल दीजिए, और एक पेज को बड़े प्यार से जला दीजिए, उसके ऊपर भी आप गुस्सा निकाल रहे हैं जला के। अब जो चीज बना, एक में जला हुआ, एक तरह से आप आश कह सकते हैं यानी छाई कह सकते हैं, और एक में कागज ही रहा, तो कागज को फाड़े तो कागज ही रह गया, तो वो जो परिवर्तन है, परिवर्तन तो हुआ, उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो कागज को हम जला दिए यानी वो क्या बन गया, छाई बन गया, क्या उस छाई से फिर से कागज बन सकता है क्या? तो उस छाई से कागज फिर से नहीं बन सकता, इस कारण हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं रासायनिक। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस 2023 केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार भी पूछे जा सकने की संभावना पूरी तरह से होती है। और चलिए कम से कम देख तो लेंगे कि पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो देखिए बोर्डवा में आप देख सकते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन है, रुकिए एक सेकंड। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाना है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या कार्बोनिक अम्ल बन जाता है, क्या साइट्रिक अम्ल बन जाता है, क्या लैक्टिक अम्ल बनता है, कि मैलिक अम्ल बनता है? देखिए तो जब हम दूध को खुले में छोड़ देते हैं, तो जब हम खुले में छोड़ देंगे तो जो टेम्परेचर रूम में होता है, गर्मी का दिन होगा तो बहुत जल्दी खट्टा हो जाएगा, और ठंडा का दिन अगर होता है प्यारे मित्रों तो वो जल्दी खट्टा नहीं होता है। ठंडा में क्यों जल्दी खट्टा नहीं होता है और गर्मी में क्यों जल्दी खट्टा हो जाता है? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के कारण, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अभिक्रिया की दर जो होती है रसायन शास्त्र में वो बढ़ जाती है, और जब कोई वस्तु ठंडी रहती है यानी टेम्परेचर जिसका कम रहता है तो वो जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, जिसके कारण उसका जो स्वाद है और ये सब जल्दी बदलता नहीं है। देखिए फ्रिज में हम लोग रखते हैं तो वस्तु खराब क्यों नहीं होती है? फ्रिज में रखते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, जिससे अभिक्रिया की जो दर होती है ना बहुत धीमा पड़ जाता है, जिससे वो वस्तु खराब नहीं होती है। लेकिन जैसे गर्मी में, जैसे भयंकर गर्मी दे रहा है, सुबह को दाल बनाइए शाम को चखिए, पता चलेगा पूरी तरह से खट्टा हो चुका है। ऐसा क्या क्या हो जाता है जिसके कारण वो खट्टा हो जाता है? क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर होता है प्यारे मित्रों वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और अम्ल का अर्थ ही होता है जो स्वाद में खट्टा हो जाता है। अम्ल जहां बन गया मतलब वो क्या हो गया? स्वाद में खट्टा हो गया। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी जो आपके लिए हम एकत्रित करके लाए हैं। देखिए कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। अगर कोई पूछे कि लैक्टिक अम्ल किस तरह का अम्ल है तो आपको क्या जवाब देना है प्यारे मित्रों? वो है एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल होता है, जो जल में हाइड्रोजन बंधों के कारण अधिक विलेय, जल में तो ये विलेय है, अम्ल जो होगा वो तो जल में विलेय होगा, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में अविलेय होती है। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एकत्रित अगर हो जाए तो इसके कारण हमें थकावट महसूस होती है। अगर हम थक गए हैं तो थकने का क्या कारण है? हमारी मांसपेशियों में क्या आ चुका है? लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो चुका है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं प्यारे मित्रों? थक जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है ना। देखिए बताएंगे तो क्वेश्चन एक, लेकिन जानकारी हम लोग देंगे उससे अनेक, जिससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो चलिए देखते हैं। सेब में अगर पूछा जाए तो सेब में हो जाता है मौलिक मैलिक अम्ल, और सिरका और अचार में अगर एसिटिक अम्ल का बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी हम लोग कहते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कोई अगर टमाटर का पूछे तो टमाटर में आपको क्या जवाब देना है? ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे मित्रों, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सागर जल। सागर जल का अर्थ क्या होता है? समुद्र का जल। समुद्र का जल इतना ज्यादा
खारापन क्यों होता है? खारापन बोले तो लवणीय क्यों होता है? उसका क्या कारण है? उसका कारण है उसमें लवण पाया जाता है। और कौन सा लवण? साधारण लवण। और साधारण लवण को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और समुद्र का पानी से ही क्या बनता है? नमक बनता है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए प्यारे मित्रों। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ साधारण लवण है। समुद्री जल में लवण की साधारण समुद्री जल के भार का लगभग कितना है? 3.5% है उसमें। सोचिए, जो बिलियत लवणों से आता है और जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अगर कोई पूछे कि जल में ये जो कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता, तो किसके कारण होती है? तो सोडियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ये सोडियम और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? बहुत ही कठोर हो जाता है। और कठोर जल क्या करता है? साबुन अगर हम उसके साथ अगर धुलाई करते हैं तो साबुन का जो फेन है वो ज्यादा उत्पन्न नहीं होता है और कपड़े सही से साफ नहीं होते। तब हमें डिटर्जेंट यानी अपमार्जक की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सर्फ एक्सेल, टाइड, बहुत सारा आप नाम सुने होंगे, फेना। तो उसका यूज करते हैं तो उसमें झाग आसानी से देता है, और झाग आसानी से देता है तो उसका जो मैल है ना, वो मैल आसानी से आराम से चल जाता है। चलिए, तो सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको पता ही है, NaCl होता है। नदी, तालाब, झील के जल से समुद्री जल में अधिक लवणीय मात्रा होती है। इसका क्या कारण है? समुद्र का जो जल है ना, नदी, झील और तालाब की मात्रा से ज्यादा है वहां पे लवणीय। ऐसा क्यों होता है प्यारे मित्रों? देखिए, नदी का पानी और झील का पानी और ये जो आपका तालाब का पानी है, ये लवणीय नहीं होता है। इसमें सोडियम जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो लवणीयपन है या खारापन है वो बहुत ही कम होता है। और समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, जिसके कारण उसमें लवणीयता आ जाती है। और लवणीयता के कारण क्या होता है? और लवणीय पानी से क्या फायदा है ये भी देखिए। देखिए, लवणीय पानी जो होता है ना, उसमें कोई वस्तु जल्दी डूबता नहीं है, और जो लवणीय पानी ना हो उसमें जल्दी डूब जाता है। आप घर में कर सकते हैं, एक गिलास पानी लीजिए और पानी में नमक नहीं डालिएगा, उसमें एक आलू डाल दीजिए, तो देखिएगा वो डूब जाता है। अब देखिए, उसमें आपको क्या करना है? कम से कम 10-12 चम्मच नमक डाल देना है, और नमक डालिए, उसके बाद पानी को डालिए, मतलब आलू को डालिए। तो आलू को जैसे डालते हैं ना, तो पानी से वो क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? कि समुद्र का जो जल है ना, उसमें कोई वस्तु जल्दी डूबती नहीं है, और जो स्वच्छ जल होती है उसमें कोई वस्तु आसानी से डूब जाती है। तो आपको इससे क्या समझ में आया? समुद्र का जो जल होता है ना, उसमें क्या होता है? अविलेय विलेय पदार्थ घुला हुआ रहता है, और विलेय पदार्थ घुलने के कारण उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और सांद्रता बढ़ने के कारण उसमें कोई वस्तु डूबती नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। और उसका घनत्व तो क्या हो जाता है? जब हम लोग नमक मिलाते हैं पानी में, तो पानी का जो घनत्व है प्यारे मित्रों वो बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? मतलब इसका जो फॉर्मूला है ना, ये पूछा गया किससे तैयार होता है प्रोड्यूसर गैस। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 बोले तो नाइट्रोजन गैस, यानी क्या हो जाएगा? बी। ये किस तरह से तैयार होता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। प्रोड्यूसर गैस जो होता है रासायनिक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से निर्मित होती है, और प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रभावित करके बनाई जाती है। देखिए, कोक कोयले का ही एक रूपांतरित रूप है, तो उसके ऊपर से जब हम उसको ठंडा करते हैं, गर्म होता है, पूरा एकदम लाल लाल होता है, और उसके ऊपर जैसे हम लोग पानी मारते हैं तो भाप निकलेगा कि नहीं? और उस भाप में क्या पाया जाता है? उस भाप में पाया जाता है प्यारे मित्रों कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ ही साथ उसके साथ क्या रिलीज होती है? उसके साथ रिलीज होती है नाइट्रोजन गैस। तो देखिए, तो प्रोड्यूसर गैस का उसमें मान अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है? 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर केजी होता है, और इसका उपयोग कांच एवं इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। कांच बनाना, कांच क्या होता है? कांच अतिशीतित द्रव होता है। और अगर इस्पात का बात करते हैं, इस्पात क्या होता है? लोहे के साथ जब हम क्रोमियम को या कोई अदर मेटल को मिला देते हैं तब वो स्टील बन जाती है। स्टील को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? इस्पात बोलते हैं। और अगर पिघलाना है कोई मेटल में, अगर कोई मेटल को मिलाना पड़ता है तो उसे सबसे पहले पिघलाना पड़ता है, और पिघलाने के लिए हमें क्या चाहिए? गर्म करना पड़ेगा सबसे पहले। और ये गर्म करेंगे कैसे? इस गर्मी को हम बात कर सकते हैं एक तरह से ईंधन के रूप में, और ये ईंधन कौन देता है? कोक यानी कोयला। कोयला के रूप में हमें ईंधन मिलता है, उससे हम उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के कारण वो पिघल जाता है। पिघलने के बाद जैसे हम लोग शरबत में चीनी और नमक मिलाते हैं या नींबू मिलाते हैं, उस तरह से दोनों पिघला हुआ पदार्थ को एक दूसरे में मिला देते हैं, और इस तरह से हमें क्या प्राप्त होती है? स्टील प्राप्त होती है। चलिए
बताते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका अगर देखें तो कितना परसेंट होता है भाई, 32% होता है, और 65% नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। भाप अंगार गैस, जिसे हम वाटर गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, अगर कोई बोले कि वाटर गैस क्या होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का मिश्रण होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, डोलोमाइट अयस्क है। अब पूछा जा रहा है क्या, डोलोमाइट, डोलोमाइट किसका अयस्क है? क्या वो मैग्नीशियम का है, क्या वो जिंक का है, क्या वो आयरन का है, कि क्या वो लेड का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा मैग्नीशियम। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, MgCO3 होता है। डोलोमाइट तलछट्टी चट्टानों का प्राथमिक घटक है, तलछट्टी चट्टान में पाया जाता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट में भी मैग्नीशियम पाया जाएगा। इप्सम लवण, इसमें भी मैग्नीशियम पाया जाएगा। और कीसेराइट, इसमें भी मैग्नीशियम पाया जाएगा। और कार्नेलाइट, इसमें भी मैग्नीशियम पाया जाता है। ये उसके कुछ अन्य अयस्क हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पूछा जा रहा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया जब आया तो इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जब किसी अभिक्रिया में कुछ नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, माने कुछ नया चीज अगर बन जाता है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई नया चीज ना बने, जो पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था में सिर्फ परिवर्तन हो कुछ, लेकिन नया चीज ना बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल का बात करते हैं, आप 2 पेज लीजिए, एक पेज को फाड़ दीजिए, जितना मन होगा उतना एकदम फाड़िए, पूरा गुस्सा निकाल दीजिए, और एक पेज को बड़े प्यार से जला दीजिए। उसके ऊपर भी आप गुस्सा निकाल रहे हैं भाई जला के। अब जो चीज बना, एक में जला हुआ, एक तरह से आप आश कह सकते हैं यानी छाई कह सकते हैं, और एक में कागज ही रहा, तो कागज को फाड़े तो कागज ही रह गया, तो वो जो परिवर्तन है, परिवर्तन तो हुआ, उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो कागज को हम जला दिए यानी वो क्या बन गया, छाई बन गया। क्या उस छाई से फिर से कागज बन सकता है क्या? तो उस छाई से कागज फिर से नहीं बन सकता। इस कारण हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोल सकते हैं प्यारे मित्रों, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जो कागज हमने फाड़ चुके थे, फाड़ा हुआ कागज से फिर कागज बन जाएगा चिटा के, गोंद दे के, तो उसको हम लोग कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन। इसका कई उदाहरण और भी है, जैसे कि अगर हम भाप का बात करते हैं, द्रव से भाप का बनना, तो भाप से द्रव भी बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया कि नहीं, फिर से उसी रूप में ले आए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई कागज है उसको जला दिए, कोई लकड़ी को जला दिए, मोमबत्ती को जला दिए, दूध को अगर दही बना दिए, तो क्या उससे फिर वो पदार्थ फिर से पुनः बन सकता है? नहीं बन सकता। इस कारण हम उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। नया चीज बन गया मतलब वो क्या हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना ये भी है, कोयले का जलना ये भी है, क्योंकि फिर से कोयला प्राप्त नहीं होगा, दही से फिर दूध नहीं प्राप्त होगा, और जंग लगा हुआ लोहा से फिर वो लोहा पुनः प्राप्त नहीं होगा। लेकिन पानी का भाप बनना, ऑप्शन नंबर बी, भाप से फिर से हम लोग पानी बना सकते हैं। इस कारण ये जो है ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये एक भौतिक अभिक्रिया प्यारे मित्रों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, अम्ल का बात कर रहा है, ठीक है। पदार्थ 2 तरह के होते हैं, कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारकीय होते हैं, और जो बीच में होता है उसको उदासीन कहते हैं। तो देखिए अगर अम्ल का बात करता है तो अम्ल का जो पीएच मान होता है प्यारे मित्रों, वो क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम, पीएच इज लेस देन 7। और अगर पीएच बराबर 7 हो तो उसको उदासीन कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उदासीन कहते हैं। और पीएच का अगर वैल्यू 7 से कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे या अम्ल बोलेंगे। और पीएच का जो मान है प्यारे मित्रों, वो अगर ग्रेटर देन 7 हो तो उसका वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं, वो हो जाएगा क्षारक यानी बेस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये जो पीएच स्केल है इसका खोज किसने किया, सोरेनसन ने किया। और ये कितने तक नंबर अंकित करता है, ये 0 से लेके 14 तक रखता है, और बीच में 7 होता है। 7 होने से उदासीन, और 7 से कम होने से अम्लीय, और 7 से ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। इसी में प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल भी होता है। प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं, दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। प्रबल अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो। और दुर्बल क्या हो जाएगा, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और एक तरह से तनु और सांद्र भी इसको कह सकते हैं। प्रबल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, और दुर्बल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता कम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा,
एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किसमें भिन्न होता है? आइसोटोप का बात किया जा रहा है। आइसोटोप्स क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या, उसका जो भार होता है वो असमान होता है, यानी द्रव्यमान संख्या उसका अलग होता है। उसी को हम लोग कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का H1 H2, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो देखिए हाइड्रोजन तो सेम है, सबका परमाणु संख्या क्या है? समान है, लेकिन देखिए तो ये द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है कि नहीं? और समस्थानिक एक ही तत्व का होता है, जबकि समभारिक अलग अलग तत्वों का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? पूछा जा रहा है जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जा रहा है, यानी CO2 का। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो वायुमंडल है सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है प्यारे मित्रों? 78%। सेकंड में हाईएस्ट में कौन है? ऑक्सीजन 21%। और थर्ड में हो जाएगा 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, घरेलू खाना पकाने की गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? एलपीजी का बात किया जा रहा है, तो एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है प्यारे मित्रों? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन भरा रहता है एलपीजी में। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बताते हैं, बहुत ही ये वीवीआई है यानी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिससे प्रश्न पूछा ही जाएगा। देखिए घरेलू खाना पकाने की गैस जिसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक है, कि मुख्य रूप से ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप होते हैं। और द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है? प्रोपेन होता है, C3H8 हो जाएगा, तथा ब्यूटेन C4H10 होता है। एलपीजी का उपयोग रसोई गैस के रूप में होता है। और घरेलू गैस एलपीजी में गंध के लिए, देखिए सबसे पहले ये बात आपको बता देते हैं, एलपीजी गैस का कोई गंध नहीं होता है। ये ब्यूटेन और प्रोपेन जब मिला के बनाया जाता है ना, इसका कोई गैस नहीं होता है, गंधहीन होता है। अब समस्या ये होगी, अगर गंध नहीं है, अगर खुला छोड़ देते हैं तो पता तो चलेगा नहीं गंध नहीं है, लेकिन जैसे माचिस मारिएगा पूरा घड़े उड़ जाएगा। और घर को उड़ने से बचने के लिए इसमें क्या डाल दिया जाता है प्यारे मित्रों? इसमें डाल दिया जाता है इथाइल मरकैप्टन। और इथाइल मरकैप्टन एक ऐसी गैस होती है जो बहुत ही सड़ीली होती है। कैसी होती है? बहुत ही सड़ीली होती है। भाई जैसे गैस को खोलोगे सबसे पहले ये हल्का होता है, ये ज्यादा हल्का होता है। तो जो ज्यादा हल्का होगा वो जल्दी निकलेगा। किससे? सिलेंडर से। तो उस सिलेंडर से वो क्या होता है? बहुत हल्का होने के कारण जल्दी निकलता है, और हम लोग को पता लग जाता है कि एलपीजी गैस क्या कर रही है? लीक कर रही है, खुला हुआ है। तो इस तरह से बचाया जाता है विस्फोट को। अब देखिए ध्यान दीजिए, मीथेन का अगर बात करते हैं, इथेन का बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं, गोबर गैस बायोगैस में होता है। तो मीथेन जो है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? गोबर गैस। चलिए, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? देखिए रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? अगर कोई पूछे प्यारे मित्र तो आपको क्या जवाब देना है? नाभिक और प्रोटॉन का। ठीक है, नाभिक और प्रोटॉन का। अगर कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का, तो आपको याद करके रखना है। क्या याद करके रखना है प्यारे मित्रों? आपको कलम लेना है PEN, और कौन सा कंपनी का? GTC या RTC। ठीक है, आरटीसी का। देखिए P से प्रोटॉन यानी R से रदरफोर्ड, E से इलेक्ट्रॉन, T से टॉमसन, N से न्यूट्रॉन यानी C से चैडविक। इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जिसके द्वारा खोज हुई किसका? प्रोटॉन का। चलिए बढ़ते हैं इसमें, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई। और रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर उन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी प्रस्तुत किया। नाभिक मॉडल के नाभिक में ही तो प्रोटॉन पाया जाता है, और नाभिक कैसा देखने में मिलता है, इसका भी खोज का श्रेय किन्हें जाता है? रदरफोर्ड जी को ही जाता है। तो देखिए इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने एक खाली कक्ष में सोने के पतले पत्थर यानी गोल्ड फॉयल पर अल्फा कणों से प्रहार किया, बहुत ही ज्यादा बौछार किया। अगले पृष्ठ पर पहले सोने के पत्थर द्वारा अल्फा कणों की प्रकीर्णन का सरल चित्र दिखाया गया था। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक अति सूक्ष्म केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। और परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा था एटम तो पहले से धनावेशित होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन उसका जो केंद्र होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। क्यों होता है? उसका केंद्र का अगर बात करते हैं तो केंद्र में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज। इस कारण नाभिक का जो चार्ज है वो क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है प्यारे मित्रों। देखिए, वह सेल जिसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का बात किया जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किसमें हो जाएगा? विद्युत रासायनिक सेल में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। चलिए, इससे जुड़ी कुछ जानकारी बताते हैं। जिस सेल में विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक अभिक्रिया में तीव्र किया जाता है। विद्युत अपघट्य सेल की सहायता से स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा की सहायता से प्रारंभ की जाती है और वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है, जिससे हम लोग चार्ज करते हैं हम लोग का मोबाइल का बैटरी। ठीक है। और सेल जो होता है ना, गैल्वेनिक सेल, ये रेडॉक्स अभिक्रिया से उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया के अंदर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों शामिल होती है, जहां पे ऑक्सीजन का ह्रास हो और एक जगह में ऑक्सीजन का वृद्धि हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समांगी यानी सदृश मिश्रण का उदाहरण कौन समांगी मिश्रण है? पूछा जा रहा है। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें पूरी तरह से विलेय और विलायक के कण घुल जाते हैं, जैसे पानी के अंदर चीनी का घुलना, पानी के अंदर नमक का घुलना, उस तरह का बोला जा रहा है। इसमें से कौन है? तो इस प्रश्न का सही, क्या पेट्रोल में जल मिलेगा क्या प्यारे मित्रों? कभी नहीं। तेल के साथ तो जल मिलता नहीं है। क्लोरोफॉर्म तथा जल ये भी नहीं मिलेगा। पीतल तो है ही नहीं है समांगी। क्यों नहीं है समांगी? पीतल के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कॉपर रहता है और सबसे कम मात्रा में क्या होता है? जैडन होता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गन पाउडर हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो स्फटिक का बात अगर किया जाएगा तो उस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड। चलिए, इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड है और ये सोडियम सिलिकेट का बना होता है। किसका बना होता है? सोडियम सिलिकेट का। इसका उपयोग बहुमूल्य पत्थर के रूप में आभूषणों में किया जाता है। सिलिका पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली खनिज है और यह बहुत से प्रमुख धातुओं का भी एक प्रमुख स्रोत होता है, जैसे कि थोरियम। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, बोला जा रहा है मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो 2MgCl बनता है बाबू। क्या बनता है? 2MgCl। तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक सहसंयोजक बंधन बनता है। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। देखिए, जितने भी धातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है, देती है, तभी ना धनायन बनाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? Mg देती है 2+। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, और अधातुएं क्या करती है? ग्रहण करती है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, भाई ऑक्सीकारक भी है और अवकारक रिड्यूसिंग एजेंट भी, ऑक्सीडाइज एजेंट भी है, दोनों एजेंट है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए, इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसे हम H2O2 कहते हैं, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड रंगहीन तरल होता है। कोई पूछे उसका रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, जैसे पानी का होता है। इसका उपयोग निर्जलीकरण उद्देश्य हेतु में किया जाता है। निर्जलीकरण का अर्थ पानी को उड़ाने में। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में होता है और प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, नाइट्रेट के उत्पादन में, रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिट्रिक अम्ल कहा जाता है और पुराने तेलीय कागज को चमकाने में तथा प्रोनोदक में ऑक्सीकारक के रूप में भी H2O2 का प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं ना कितने जगह पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन पाया जाता है? द्विबंधन में यानी डबल बॉन्ड का बात किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सरल उत्तर हो जाएगा O2, क्योंकि O में क्या होता है? डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन में क्या होता है प्यारे मित्रों? ट्रिपल बॉन्ड। और हाइड्रोजन में कितना? सिंगल बॉन्ड। कैसे जानिएगा कितना बॉन्ड होता है? तो उसका परमाणु में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, उसका संयोजकता कितना होता है, संयोजकता के माध्यम से हम बॉन्ड को निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, कार्बन का संयोजकता 4 होता है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? 4 को बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन का देखे होंगे, कार्बन का ऊपर नीचे ऐसे करके रहता है ना 4 बॉन्ड। तो संयोजकता के माध्यम से हम उसके आबंधों की संख्या पता कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? कौन सी शर्त? देखिए, दहन करना है यानी जलाना है किसी जगह को, तो क्या चाहिए हमें? अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति,
दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। देखिए बिना ऑक्सीजन का कभी कोई वस्तु जलेगा क्या? ये तो ऐसे नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब उसको जलाएंगे, माचिस मारेंगे, जल भी नहीं करेगा तो वो जलेगा क्या? तो ज्वलन ताप सबसे पहले मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। दहन की क्रिया के लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति का शर्त आवश्यक होनी चाहिए। वो कितना है? 89.90। और ये न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है, जिसके कारण वो जलता है। दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। अगर दहन कहीं करना है उसके लिए कितने शर्तें हैं प्यारे मित्रों? 3 शर्त हैं। पहला ईंधन, जिस पदार्थ का दहन होता है वो ईंधन कहलाता है। दूसरा ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का कोई जलेगा नहीं, ये तो जान लीजिए ना। हम लोग भी जलेंगे बेटा, हम लोग का तो सांस ही नहीं ले सकते हैं ऑक्सीजन के बिना। ज्वलन ताप दहन का एक उष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया है। और ये जो होता है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वो उष्मा छिपी तो अभिक्रिया जानवे करते हैं। और वायु में गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तथा उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई पूछे दहन कौन सी अभिक्रिया है तो ऑक्सीकरण। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए C6H14 और यहाँ 7N14 उदाहरण है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई एलिमेंट लिखा रहो उसका सिंबल अगर लिखा रहता तो इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। और इसको हम लोग दिखाते हैं भाई जेड से, या इसको प्रोटॉन का नंबर भी कह सकते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हम लोग कह सकते हैं प्यारे मित्रों। और ये जो होता है ना, इसको एटॉमिक नंबर यानी ए से डिनोट किया जाता है। पूछा जा रहा है ये दोनों क्या है? दोनों का देखिए ऊपर में क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है। क्या हो जाएगा? एलिमेंट ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, 6 और 7 भिन्न भिन्न है ना, उसको हम लोग कहते हैं समभारिक। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? समभारिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किसमें ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है? यानी फोटोसिंथेसिस किसमें ज्यादा होता है? क्या बैगनी रंग के प्रकाश में, क्या नीले रंग पे, क्या लाल रंग के, हरे रंग? तो सबसे ज्यादा जो होता है प्यारे मित्रों वो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण, यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा कौन सा रंग में कर सकती है? वो रेड यानी लाल रंग के प्रकाश में कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि उसमें ऊर्जा अधिक होती है ना लाल रंग में। चलिए 92 U238 परमाणु में होते हैं। देखिए यूरेनियम के बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहले अगर यूरेनियम का बात करते हैं प्यारे मित्रों, तो ये जो 92 है ये हो गया एटॉमिक नंबर, यानी Z बराबर P प्रोटॉन का। और ये 238 क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर में से प्रोटॉन को घटा देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई? 238 माइनस 92, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 6। और ये 13 में 9 गया तो 4, 146। यानी न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा 146। देखिए न्यूट्रॉन 146 कहाँ पे है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों में से। और प्रोटॉन देखिए दोनों में सेम सेम है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जितना रहता है इसी को हम लोग एक तरह से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी 92। तो 92 इलेक्ट्रॉन इसी में है, यानी ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है किसी तत्व में, लेकिन कब? जब वो किसी को दान ना दे। इलेक्ट्रॉन जब त्याग ना करे और ना ही ग्रहण करे तो उस समय का बात हम करते हैं। जैसे अगर सोडियम है, अगर सोडियम प्लस कर लिया तो फिर ये नहीं होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर। कब होगा? जब इसका सोडियम ना इलेक्ट्रॉन दे ना, ये तो इलेक्ट्रॉन कभी देगा, हमेशा देता है ना इलेक्ट्रॉन। तो जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है, 281 होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग Na प्लस कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो 11 होगा, लेकिन ये बाबू 2,80 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है। और देने की स्थिति में इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी बराबर नहीं होगा, जबकि यहाँ पे अगर नहीं देगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होगा। तो यानी जब उसके ऊपर कोई चार्ज चढ़ जाता है किसी तत्व के ऊपर, तो उस स्थिति में उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होता है। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा कोई रासायनिक अभिक्रिया में, तब तक उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होती है। क्या समान होती है भाई? कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना होता है जिसके लिए समान होता है। क्या? परमाणु भार, कि न्यूक्लियनों की संख्या, कि न्यूट्रॉनों की संख्या, कि प्रोटॉनों की संख्या। कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना होता है जिसके लिए क्या समान होता है भाई? प्रोटॉनों की संख्या, तभी ना उसको समस्थानिक कहेंगे। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। ऐसे तत्व जिसके परमाणु से बना होता है जिसके लिए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परमाणु
तीन मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर कोई पूछे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और आवेश का अगर बात किया जाए तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब प्रोटॉन की खोज अगर कोई पूछे तो रदरफोर्ड आपको जवाब देना है, गोल्डस्टीन भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था? ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का बात किया जा रहा है। तो हेनरी बैक्वेरल ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था, और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने किया। जिस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। और 83 से अगर ज्यादा हो या 83 हो तो वो क्या होता है, उसका नाभिक अस्थायी होता है। और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा और बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है। रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व यानी रेडियम की खोज की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर कोई पूछे सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज की, तो आपको क्या जवाब देना है? हेनरी बैक्वेरल। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको तो बता दी है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब जो होता है ना, उसका फिलामेंट पूछा जा रहा है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है प्यारे मित्रों, वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। और नाइक्रोम का क्या बना होता है? हीटर का जो तार होता है, जिसको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और इसको वायु की उपस्थिति में गर्म नहीं किया जाता है। वायु की उपस्थिति में अगर गर्म कीजिएगा तो फ्यूज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब टंगस्टन का अगर हम बात करते हैं, टंगस्टन का सिंबल बताइए तो कमेंट करके किसको किसको आता है टंगस्टन का सिंबल क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर दे दिया यूरेनियम के बारे में, नाभिक में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? क्या 92 प्रोटॉन? ये तो होता है भाई। 92 न्यूट्रॉन, 146 न्यूट्रॉन और 238 न्यूक्लियॉन। तो देखिए बताते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो है ना 92, ये क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा प्रोटॉन का संख्या। और 238 ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा 238। अब हम नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। 238 माइनस 92 यानी ये 6 हो जाएगा, 146। अब देखिए 146 तो न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। और देखिए न्यूट्रॉन बोल दिया कि भाई 92 कभी न्यूट्रॉन होगा क्या? नहीं ना होगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब। और न्यूक्लियन किसको बोला जाता है? न्यूक्लियन अगर कोई पूछे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को हम लोग न्यूक्लियन कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के अंदर इतना ऊर्जा कहां से आता है, उसका क्या स्रोत है? तो उस स्रोत का नाम है, हम लोग कह सकते हैं नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है? परमाणु जुड़ते हैं, इससे टूटते नहीं है। विखंडन में टूटता है जबकि इसमें जुड़ता है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है वो प्रक्रिया जिसमें दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर यानी मिल जाती है तो एक भारी नाभिक का निर्माण होता है, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन है ना, नाभिकीय संलयन में उत्पन्न भारी नाभिक का द्रव्यमान पितरी नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है, और नाभिकीय विखंडन नियंत्रित होने से ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। और अनियंत्रित विखंडन का प्रयोग परमाणु बम बनाने में होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है यानी फ्यूजन पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाभिक की खोज किसने की? अगर कोई पूछे, अभी आपको हम बताएं नाभिक का खोज, तो नाभिक का खोज क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? क्या हो जाएगा बताइए? जेम्स चैडविक की, जे थॉमसन की, हेनरी रदरफोर्ड की, बोर? तो आपको अभी बताया ना, हेनरी रदरफोर्ड। और कब किया था? कोई अगर पूछे तो आपको जवाब देना है 1911 में। चलिए और अगर बोला जाए कि न्यूट्रॉन तो 1932 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, नोबल गैस किसको बोलते हैं? हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, ठीक है। तो देखिए ही से हीलियम, एन ई से नियोन, ए आर से आर्गन, के आर से क्रिप्टॉन, एक्स ई से जेनॉन, आर एन से रेडॉन। ये अक्रिय गैस होती है जिसे उत्कृष्ट गैस के नाम से, नोबल गैस के नाम से, इनोट गैस के नाम से, नॉन रिएक्टिव गैस के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, लेकिन ये सब कभी रिएक्शन नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा,
हंसाने वाली गैस भाई, हंसने वाली गैस। इसको सुंघार दीजिएगा ना किसी को तो लोग पागल हो जाएंगे। ठीक है, पागल यानी इतना अपने आप हंसेगा तो पागल ही बोलेगा ना सब कोई। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, मीथेन की, इथेन? तो हो जाएगा प्यारे मित्रों, मीथेन हो जाएगा। और कितना परसेंट जल्दी कमेंट करके बताइए तो आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित ना होने की आशा करेंगे? भाई कौन सा गुणधर्म नहीं बदलेगा? क्या pH, क्या घनत्व, क्या अपवर्तनांक, की वैद्युत चालकता? pH तो भाई चेंज होगा, अम्ल डालेंगे या पानी डालेंगे तो। घनत्व भी चेंज हो जाएगा। अपवर्तनांक कहां से पैदा हो गया यहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।